एपिसोड 125 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन दिखाया जाता है। वोल्टन उन सभी लड़कियों के बीच में से जा रहा होता है। वो लड़कियों को कहता है कि अब लेडीज प्लीज साइड मुझे अंदर जाने दो। लेडीज कहती कौन हो तुम, और तुम ये क्या कर रहे हो, इतना धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, अरे मुझे मत कुचलो, मैं एक फूल जैसी नाजुक सी परी हूँ, प्लीज प्लीज थोड़ा आगे दूर हटो। और हमारा हीरो वोल्टन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है सच में ये तो एक स्वर्ग है, हर तरफ बस परियां ही परियां, अरे वाह ये तो सच में एक स्वर्ग है। तभी वहां पे मिस चेंग आती है। मिस चेंग आती है, कहती है सभी लेडीज से कि लेडीज प्लीज सभी साइड हटिए, हमारे डायरेक्टर ये यहाँ आ रहे हैं, आप लोग तो उन्हें मार ही डालेंगे इतनी खतरनाक खूबसूरती दिखा के, इसलिए प्लीज उन्हें अंदर आने दीजिए। और उसके बाद वो लड़की अचानक से हमारे वोल्टन से दूर हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि ओह तो ये बंदा हमारा डायरेक्टर है, अरे भाई लगा नहीं था, हाँ वैसे दिखने में हैंडसम है पर ये एक नंबर का ठरकी है, चलो इससे दूरी बना के ही रहूंगी अगली बार में। खैर चलो छोड़ो, अब ये यहाँ आ गया है। उसके बाद मिस चैंग गुस्से में होती है। मिस चैंग वोल्टन के पास आती है, उसका गाल खींचती है। वो कहती है हनी तुम बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हो, तुम अपनी इन ठरकी हरकतों से कोई बाज नहीं आओगे ना। खैर चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब बाद में मिस चैंग वोल्टन को अपने साथ खींच के ले जा रही होती है। वो कहती है चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस में, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाद में वोल्टन कहता है हाँ हाँ आ रहा, पर गाल तो छोड़ दो, गाल छोड़ो। क्या बात है आखिरकार, तुम मुझे अपने ऑफिस में क्यों लेके आई हो, आखिरकार कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे यहाँ लेके आई हो। चैंग कहती है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है ब्यूटी पिल के लिए। कुछ लोग हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ये चीज़ खरीदना चाहती है। उन्होंने सुबह सुबह ही हमें $10 बिलियन डिपॉजिट कर दिए हैं और वो आज तुमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, और बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ओके। उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ ये सही है, जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है, पर लेकिन थोड़ी रेट कम है, 10 बिलियन ही, चलो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा जाके। खैर बाद में वो अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है, इन पैसों से मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं एक बिल्डिंग खरीद लूँ, यही मेरा डिसीजन है, और इसके बाद इस तरह एक और न्यू कंपनी भी खरीद लूंगा। उसके बाद वोल्टन के दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है एक मिनट रुको, तुमने मुझे कहा था कि वो सभी बाहर जितनी भी परियां हैं सुंदर सुंदर सी, वो यहाँ हमारे यहाँ कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करनी है, ये क्या बात सच है, क्या तुम सच में मुझे बता सकती हो। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई हैं, तो प्लीज़ बॉस मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ, उन अपने हाथ अपने गंदे इरादे उनसे दूर रखिएगा, ओके। फिर वोल्टन कहता है हाँ हाँ मैं दूर रखूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी मजाक को समझो ज़रा, वो सभी हमारे यहाँ काम करने आई है, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है, ठीक है मैं उनसे अच्छे से पेश आऊँगा। बाद वोल्टन मिस चैंग को मुस्का मार रहा होता है। वो कहता है कि खैर मुझे उन लड़कियों से कोई परवाह नहीं है, वो भले ही चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं हो सकती, वैसे भी मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना ही अच्छा लगता है, तो अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करूँ। उसके बाद मिस चैंग कहती है खैर इन सब बातों को छोड़ो, अब जल्द से जल्द हमें चलना होगा, वैसे भी वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी बिजनेस डील हमारा इंतज़ार कर रही है, और अभी हमें अपनी कंपनी की जो लाइन है उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा। हमारी कंपनी में सेक्रेटरीज की, एम्प्लॉयज़ की, यहाँ तक कि बहुत सारे वर्कर्स की, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। हम अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती कर रहे हैं और भी ज़्यादा मेंबर्स को ला रहे हैं। हम अपनी कंपनी में छोटे बड़े नहीं, हम अपनी कंपनी में उम्र की सीमा के साथ रख रहे हैं, यानी ज़्यादा उम्र वाले और थोड़ी कम उम्र वाले, जिसके साथ दोनों एक दूसरे का एक्सपीरियंस कर सके, और साथों साथ इस तरह धीरे धीरे हमारी कंपनी में और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। और हमारी कंपनी में बहुत सारी विदेशी लड़कियां भी आ रही है, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं हमारी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है फॉरेनर, एक मिनट मुझे थोड़ा याद आ रहा है, शायद तक मैंने इन लड़कियों को कहीं देखा है, कहाँ, अरे हाँ फॉरेनर्स, अब याद आया, रुको जरा मेरे कबर्ड में शायद तक कुछ है, मुझे निकालने दो। उसके बाद वोल्टन कहता है जरा इन फोटोज को देख के बताओ कि इनमें से कौन सी लड़की है, कौन कौन लड़की है जो यहाँ आई है एप्लीकेशन देने के लिए। बाद में मिस चैंग कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियों की फोटोज है, हाँ इनमें से तो कुछ बहुत तो आई है और कुछ बहुत दोपहर में आएंगी, पर आखिरकार तुम इतने ज़्यादा शौक क्यों हो गए थे जब मैंने तुम्हें फॉरेनर्स का नाम लिया था, तुमने इतने सारे फोटोज निकाली, पर क्यों। उसके बाद वोल्टन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये सभी के सभी जासूस है, हाँ कल जब बिक्री हुई थी ना तब ये उसी समय आए थे, और आज यहाँ इतने सारे लोग भी आ गए, ये इनमें से घुल चुके हैं, अगर इनमें से एक भी चीज़ बाहर गई तो फिर तभी मिस चैंग की थी क्या स्पाई, अरे नहीं ये बात मुझे नहीं पता थी, अगर हमारे यहाँ बहुत सारे दस्तावेज है, अगर इन लोगों ने उनमें से किसी एक को ले लिया और विदेश हमारे देश के बाहर ले गए तब तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ, इन सभी तस्वीरों में जितने भी लोग हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं वो अंदर ना है, और जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं उनको हम की दे देंगे उनकी पद की, यानी उनकी पोजीशन की, जिसके कारण वो अंदर आ सके। उसके बाद दरवाजे पे कोई आता है। मिस चैंग कहती है कौन है, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, जल्दी आओ। उसके बाद तभी सेक्रेटरी आती है मिस चैंग की। वो कहती है बॉस डायरेक्टर ये एक बहुत बड़े लोग आए हैं जो बाहर से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं कुछ लोग, वो टॉप मैनेजमेंट के वो टॉप मैनेजमेंट के चेयरमैन है, यानी शाओकुन ग्रुप के चेयरमैन है, वो यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। उसके बाद मिस चैंग कहती है क्या कहा शाओकुन ग्रुप, अरे ये तो चाइना की सबसे टॉप बेस्ट कंपनीज में से एक में आती है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कंपनी है, ये हमारे यहाँ आई है हमसे मिलने के लिए, पर क्यों।
उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है, ये शाओकुन ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो आते ही कहता है कि मिस चैंग डायरेक्टर, ये आपकी ब्यूटी पिल ने तो पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। आई नो ये भले ही मेरा घर नहीं है, पर फिर भी पूरी दुनिया आपकी इस ब्यूटी पिल की दीवानी है। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि मैं नहीं जानता था कि आपकी कंपनी इतनी खतरनाक और इतनी पावरफुल पिल भी बना सकती है। आप ये बात जानती होगी। सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो ब्यूटी पिल है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो कर रही है, एक दिन बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगी, एक गॉड लेवल की। और साथ साथ आज इसके चर्चे सिर्फ चाइना में है, कल इसके चर्चे चाइना के बाहर भी हो जाएंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है, चेयरमैन लिन आप सीधा सीधा यही बोलिए ना कि मुझे अपनी ब्यूटीफुल को इन कुछ लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों है ना। फिर तभी चेयरमैन कहता है, डायरेक्टर ये आप तो सीधा मुंह पे ही बात करते हैं, सच में आप कमाल के हैं, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आप एकदम वैसे ही हैं। ठीक है चलो, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हमारी कंपनी ने, हमारे शाओकुन ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम आपसे ये ब्यूटीफुल खरीदना चाहते हैं और एडवांस पेमेंट है 5 बिलियन। मिस चैंग बाद में अपने मन में थी, क्या सिर्फ 5 मिलियन, इस बंदे को क्या लगता है हम इसकी बात मान लेंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ओह चेयरमैन लिन, आप सच तक हमारी इस ब्यूटी बिल को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। सिर्फ 5 बिलियन में? ना 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 ना, मैं तो इसे 10 बिलियन में एडवांस में दूंगा। हाँ एडवांस पेमेंट 10 बिलियन है और मैं इसे 100 बिलियन में बेचने की सोच रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि जब तक ये प्राइस बहुत ज़्यादा अभी कम है, ये बात मैं जानता हूँ, ये प्राइस अभी सूटेबल नहीं है, पर फिर भी डायरेक्टर ये आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जब तक कि इसके सेलर के पास, इसके ओनर के पास इसका ये प्राइस है, इसकी फॉर्मूला है, तब तक हम इसका नहीं अच्छी तरीके से इसका डिस्कशन नहीं कर सकते। आप इसे जितने में चाहे उतने में बेच सकते हैं मिस्टर ये। तुम जानते हो इस पिल की असली कॉस्ट कितनी है? 300 बिलियन। तुम जानते हो 300 बिलियन। फिर चेयरमैन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या 300 बिलियन, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? अरे इतनी तो तुम्हारी कंपनी की भी पूरी कुल प्राइस नहीं होगी जितनी इस पिल की कर रहे हो तुम। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? उसके बाद वोल्टन कहता है कि साले मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ एकदम सच है, तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तू जानता है आज सुबह मेरे को पूरे 10 बिलियन का एडवांस पेमेंट मिला है, समझा? 10 बिलियन का, और तू मुझसे ये पिल 5 बिलियन में खरीदना चाहता है। साले इससे अच्छा तो अपनी माँ की घर में वापस चला जा, जाके सपने देख, समझा? उसके बाद चेयरमैन वोल्टन को सीधे सीधे मुंह पे धमकी देता है कि तुम मुझे जो बता रहे हो एकदम लगता है सच है। मैं यहाँ अपने डायरेक्टर्स के कहने पे यहाँ आया हूँ, समझे? मैं यहाँ अपने डायरेक्टर्स के कहने पे आया हूँ, उनके कारण ही मैं यहाँ हूँ। और अगर तुम मुझे सच नहीं बता रहे तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं बता दूँ, 10 बिलियन का अगर तुम मेंशन मेरे सामने नहीं करो तो ही ठीक रहेगा। अगर तुम हमारे साथ डील नहीं करते हो तो याद रखना, मैं तुम्हें 10 बिलियन तो छोड़ो, मैं तुम्हें 5 मिलियन भी नहीं कमाने दूंगा। उसके बाद मिस चैंग अपने मन में कहती है कि क्या हमें अपनी इस पिल को इन लोगों को बेचना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इनकी कंपनी चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, साथों साथ इनके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो तो और भी ज़्यादा शातिर है, यही इतने खतरनाक है, तो इनके पीछे के जो डायरेक्टर्स है, जो ओनर है, जो मास्टरमाइंड है, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। वोल्टन भी अपना डेड एविल है, वो भी उसके मुंह पे ऊपर कहता है कि साले तो यानी तू अपने मास्टर का बस एक कुत्ते का पिल्ला है, तो ठीक है निकल जा यहाँ से साले निकल, मुझे यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे पास सिर्फ 3 सेकंड है, नहीं तो मैं तेरा बेड है ना हॉस्पिटल में रेडी रखूंगा, इतना गंदा मारूंगा कि तेरे को हॉस्पिटलाइज कर दूंगा। फिर तभी वो जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे शब्दों को याद रखूंगा। उसके बाद मिस चेंग कहती है, काश तुम थोड़े काइंड होते, काश तुम कम से कम उन्हें एक छोटा सा चांस दे देते, उनके पास वो हमें बहुत अच्छी डील दे रहे थे। पर फिर भी ठीक है चलो, तुमने जो किया सही किया, पर फिर भी मैं अभी भी सोचूं कि शायद तक तुमने सही नहीं किया। बाद वॉर्डन कहता है कि तुम जानती हो यहाँ क्यों आया, मैंने उसे कमरे से यहाँ से क्यों भगाया है, क्योंकि वो हमें यहाँ से साफ धमकाने आया था, पर तुम फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद मिस चेंग कहती है, हाँ मुझे इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या हो अगर वो हमारे रॉ मटेरियल को और ज़्यादा कीमत में बढ़ा दे, और इस तरह तो हम अपनी और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं पाएंगे, और इस तरह हमारी गोली अभी जो पूरी दुनिया में प्रकाशित हो चुकी है वो फिर कभी प्रकाशित भी नहीं हो पाएगी, वो हमारे रॉ मटेरियल को और ज़्यादा बढ़ा देगा और इनमें हम भी शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है, यदि अगर वो लोग हमारे इस प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हम उनसे ये रॉ मटेरियल खरीदना ही बंद कर देंगे। हमारे पास अभी जितना रॉ मटेरियल है हम उनसे ही अपना काम चला सकते हैं, 1 साल आधा साल जितना हो सके उतना कर सकते हैं, पर तुम घबराओ मत। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है, पर अगर सच में उन लोगों ने रॉ मटेरियल की अगर इस प्राइस को बढ़ा दिया तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पिल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा, इनसे और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करूँगा, पर फिर भी ये हमारी लाइफ लाइन है, हम आगे और भी ज़्यादा करना चाहते हैं। फिर हमें सितु वे के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। हाँ इस सीरीज़ में हमें पहली बार सितु वे के ग्रैंडफादर को दिखाया गया है। वो कहते हैं कि लिटिल वे आखिरकार क्या बात है, तुम मुझसे यहाँ क्या कहना चाहती हो, तुम मुझसे यहाँ कुछ कहना चाहती हो है ना। उसके बाद सितु कहती है कि ग्रैंडपा आपने ब्यूटी पिल के बारे में तो सुना ही होगा है ना, आपने ब्यूटी पिल के बारे में सुना होगा, वो एक गॉड लेवल की मेडिसिन है, सच में वो एक कमाल की मेडिसिन है। फिर तभी सितु के फादर कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, अगर हमने उसके बारे में सुना है वो एक ब्यूटी पिल तो क्या हुआ,
हम उसके बारे में क्या जानते नहीं। और सीतो तुमने मुझे कहा था कि वो भले ही ब्यूटीफुल बना सकता है पर वो लोगों की जान भी बचा सकता है, पर मुझे यकीन नहीं होता। हम बिना जांच पड़ताल करे कुछ भी नहीं कह सकते। उसने तुम्हें कह दिया कि वो हमें 100 साल तक जिंदा रहने की गोली बना के देगा, तो क्या हमें बना के देगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हम जब तक हम कुछ बिना जांच किए कुछ भी बोल नहीं सकते, समझी। उसके बाद सीतू अपने फादर को कहती है, डैड आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ओयांग परिवार हमसे एक कदम आगे निकल चुका है, एक कदम आगे, जबकि हम उनसे पहले थे। पर उनके पास अभी शेयर हैं, वोटल की शेयर है। हाँ तो क्या हुआ अगर ओयांग जिंगू के परिवार के पास वोल्टन के ब्यूटी पिल के थोड़े से शेयर हैं, तो क्या हुआ? फिर तभी बाद में सीतू कहती है, तो मेरी बात सुनिए, यह केवल शेयर की बात नहीं है। ओयांग परिवार के पास अगर कोई मुसीबत आती है तो वोल्टन खुद उसकी मदद करेगा, जिंगू से उसने वादा किया है। और साथों साथ उसके पास ब्यूटी पिल के 10% शेयर है, जबकि मेरे पास सिर्फ 2% शेयर है। डैड आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके बाद सीतू के ग्रैंड फादर कहते हैं कि तुमने अगर अब ओयांग परिवार की बात कर ही ली है तो ओल्ड ओयांग अब कैसा है? वैसे मैंने सुना है ये वोल्टन सच में उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी सीतू कहती है कि हाँ, एक बहुत ज़्यादा हायर चांस है, उसकी मेडिसिन स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो उनसे ठीक करने की अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाद सीतू के फादर कहते हैं, पर जैसा कि मैंने ये वोल्टन के बारे में सुना था, ये फैमिली के ये वोल्टन के बारे में, वो पहले एक प्ले बॉय हुआ करता था, वो एक बहुत बेकार और बहुत गंदा लड़का हुआ करता था। पर वो एक व्यक्ति इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो अब तक ये बात समझ नहीं आई, पर ये कैसे हो सकता है? उसके बाद सीतू कहती है कि हाँ, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, तो मैंने उसके और उसके फादर का दोनों का एकदम डीएनए स्कैन भी कराया और एकदम मैच निकला, ये वही है, ये वोल्टन ही है, पर इसने अपने आप को बदल लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आखिरकार ये इतने ज़्यादा डीप में क्यों घुसा हुआ था, तो क्या रीज़न है? अगर यदि ये वही पर्सन है, ये वही आदमी है, तो फिर इससे मेडिकल स्किल्स के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज कैसे है? और ख़ासकर मुझे तो अब तक इस पर ये यकीन नहीं होता ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस कैसे है। मुझे अपना काम एकदम सोच समझ के करना होगा। फिर ग्रैंपा कहते हैं, लिटिल वे, तुम्हें जो कुछ भी करना है एक बार फिर से ज़रा सोच समझ के कर लो, ओके? तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद सीतू फिर से सोचने लगती है, आखिरकार मेरी फैमिली को मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद हमें उसी लड़की और उस लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, वैसे आज तुम्हारी वो लड़कियां कहाँ गई? फिर तभी वो लड़का कहता है कि ओ, तुम मेरी दो उन खिलौनों की बात करिए, मैंने उनको रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं, अब मैं उनके बदले कोई दूसरा लेके आऊँगा। वैसे वैसे भी मनी एक बहुत खतरनाक चीज़ है, एक मनी सुपर है, मेरे पास तो पैसा भर भर के है, इसलिए मैं नया ले आऊँगा। वो बंदा उस लड़की से कहता है कि चलो मुझे बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है, मुझे ये मत बताना कि अब तक रिजल्ट नहीं आया है, कुछ भी काम नहीं करा। फिर तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि अब तक विज्ञान के तरीके से मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा तकनीक कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं अब तक ये वोल्टन का कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पाई, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो लड़की कहती है कि अगर इस तरह चलता रहा तो सच में हम हार जाएंगे, वो इस तरह तो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, हमें शायद तक कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, शायद तक हमें कहीं और से शुरुआत करनी होगी। फिर तभी वो बंदा कहता है, तो तुम अभी हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने वाली हो, क्यों? मैंने सही कहा ना? बाद वो कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में इस ट्रैप में फंस जाएगा? अगर तुम आग से खेल रही हो तो हाँ, मैं शायद तक ये कह सकता हूँ कि तुम जलो मत, आई होप कि वो आग गिर जाए, इस ट्रैप में गिर जाए। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर फिर भी तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो। मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार तुमसे अब असंतुष्ट है, तुमसे सेटिस्फाई नहीं है तुम्हारे इन तरीकों के कारण। वैसे अब तुम आगे क्या करने वाले हो? फिर तभी वो बंदा कहता है कि अपने काम से काम रखो, ये मेरा तरीका है, बस अभी मेरे हाथों में एक चांस नहीं है, पर अब है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है, वैसे अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो अभी काफ़ी नहीं है, वो कम है, हमें उनका सही रूप से इस्तेमाल करना होगा। वो एक मेडिसिन है, ना कि कोई मेल जिसके तुम इस तरह खा रहे हो। फिर तभी वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं प्रोडक्शन को बहुत बड़ी ताकत में, बहुत बड़े पैमाने में शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है कि अब तुम जानते हो ना, इस मेडिसिन से, इस चीज़ से बहुत से लोग मर सकते हैं, क्या तुम्हें उन लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं? आखिरकार तुम इतने ज़्यादा निर्दय कैसे हो सकते हो? फिर तभी वो कहता है कि अगर कुछ लोग कीड़े मकोड़े मारे जाएं तो क्या होता है? वैसे भी वो इस ज़िंदगी का अच्छे तरीके से मजा ले नहीं पाते, वो कुत्ते की भांति मरने से अच्छा तो वो इस तरह मर जाए। मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रार्थना करूंगा, पर ये बहुत अच्छा चांस है, अगर तुम इस चांस को अभी भी गंवाना चाहती हो। उसके बाद वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, खुद से खेलो, मैं इस मामले में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है।